जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल। मित्रों, हम लोग मुगल चित्रकला प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग राजस्थानी चित्र शैली का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अपने पास कंटेंट है काफ़ी, ये देखिए, चित्र भी है, मैप भी है, जो सारी चीज़ें इसको समझने के लिए आवश्यक हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो मित्रों, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी तक जो मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हे मित्रों, दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका तनिक भी नुकसान नहीं है। आपको कंटेंट अच्छा अच्छा मिल ही रहा है। आप एक काम ये भी कर दीजिए, थोड़ा अंगूठे को तकलीफ दे दीजिए और लाल वाला बटन है, सब्सक्राइब लिखा है, उसके माध्यम से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थानी चित्र शैली। राजस्थानी चित्र शैली मूल रूप से 17वीं से 18वीं सदी में ये चरम पे थी। राजस्थानी चित्र शैली वर्तमान में जो राजस्थान का एरिया है, आपको राजस्थान का मानचित्र दिख रहा है, जो वर्तमान में राजस्थान का एरिया है उसी में राजस्थानी चित्र शैली आती है। वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने इसके क्लासिफिकेशन भी किए हैं, जैसे मारवाड़, मेवाड़, ढूंढार और हड़ौती तरीके से 4 क्लासिफिकेशन किए हैं। उसमें भी सब क्लासिफिकेशन किए हैं। मेवाड़ में भी क्लासिफिकेशन, उसमें भी, मारवाड़ में भी, ढूंढाड़ में भी, हड़ौती में भी, सब में अपना क्लासिफिकेशन किए हैं। तो आपको मैप के माध्यम से इस तरीके से पूरी तरीके से बताएंगे कि ये इधर जोधपुर का जो एरिया है, इधर मारवाड़ हो गया, इधर आपका मेवाड़ हो गया, इधर आपका ढूंढाड़ हो गया और इधर हड़ौती। ये सारी चीज़ें अभी बाद में चलेंगी क्या कैसे। तो हम ये कह रहे थे कि इसके बारे में 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने एक पुस्तक लिखी। उसमें इन्होंने इसके बारे में बताया कि राजस्थानी शैली भी कुछ होती है, जो पूर्व में राजपूत शैली के नाम से जानी जाती थी। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान शैली को और पहाड़ी शैली में, जैसे कि जिसमें गुलेर, कांगड़ा, नूरपुर, कसौली, चंबा, कुल्लू, गढ़वाल, मंडी, जम्मू इत्यादि जो शैली आती हैं, उनको भी सम्मिलित किया था। तो चलिए इसको शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो देखिए, राजस्थानी चित्र शैली के अंतर्गत वो सभी चित्र और उसकी विशेषताएं आती हैं। देखा, जौन हम बताए हैं उही माध्यम से है कि भाई, राजस्थानी वर्तमान में जौन राजस्थान हटे वह राजस्थानी शैली है। तो राजस्थानी शैली में राजस्थान के जितना भी एरिया वर्तमान में है वो सब आ जाता है। पहले राजस्थानी शैली को राजपूताना शैली कहते थे। पूर्व में उधर ही जो लोग रहते थे वही सब राजपूत लिखते थे, और उन्हीं के जो दरबार में चित्र बनते थे उन्हीं के नाम पर चीजें आगे बढ़ने लगी। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था। आनंद कुमार स्वामी 1916 में एक पुस्तक लिखे रहे जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग। बहुत महत्वपूर्ण है। राजपूत पेंटिंग बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, राजपूत पेंटिंग रचना है, ये आनंद कुमार स्वामी की रचना है। ये क्या करे रहे हैं कि राजस्थानी शैली तो ठीक बा, लेकिन साथ साथ ये पहाड़ी चित्रकला के भी उनमें सम्मिलित कर ले रहे हैं। पहाड़ी चित्रकला को भी वो सम्मिलित कर लिए थे। राजस्थानी चित्र शैली का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। वर्तमान में भी देखिए तो राजस्थानी क्षेत्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा एरिया में सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पे काफी राजा ने शासन किया, तो यहाँ का जो इतिहास है वो काफी समृद्ध है। और यहाँ की जो चित्रकला की शुरुआत हुई वो मेवाड़ से हुई,
और मेवाड़ को पहले मेदपाट भी कहते थे। और मेवाड़ शैली ने अजंता चित्र शैली जो महाराष्ट्र में है आपकी औरंगाबाद में, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने में काफी सहयोग किया। तो यहाँ से आप काम करिए, ये थोड़ा सा हाईलाइट करके आप को राजपूत पेंटिंग इनकी रचना है, ठीक है। राजपूत पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी की रचना है। अब देखिए, राजस्थानी चित्रकला प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली की तरह थी, मतलब कि के प्रभाव से ही आगे बढ़ी। तो देखिए आपके सामने हम ये दिखा रहे हैं, ये जैन शैली। जैन शैली की आप विशेषता यहाँ पे चित्र देखिए, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहली बात तो हाशिए बने हुए हैं, जो कि आप कह सकते हैं ये विशेषता थी मुगलों की। जैन शैली में भी ये चीजें बनी हैं। तो जैन शैली में भी ये चीज हाशिया बना है। और यहाँ पे जो देखिए स्त्री चित्रण किया गया है, स्त्री चित्रण किया गया है। और देखिए ये जो मुंह है इनका, ये देखिए बड़ा बेढंगा बना हुआ है, कोई इसमें गढ़न नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, कोई भाव नहीं है, बस इस तरीके से बन गया है। तो इसीलिए इसको अपभ्रंश शैली कहते हैं, मतलब बिगड़ा हुआ रूप। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इस महिला के चित्र को बनाया गया। लेकिन खास बात इसमें ये है, आप पेड़ देख रहे हैं, पेड़ का चित्रण किया गया है, पक्षियों का चित्रण किया गया है, बंदर मतलब पशु का चित्रण किया गया है। तो ये पेड़ पक्षी पशु इन सभी का चित्रण किया गया है, लेकिन ये सारी चीजें बेढंगी तरीके से की गई हैं। साथ ही साथ इसमें हाशिए बने हुए हैं, इसमें आलेखन मतलब चीजें लिखी गई हैं, लिखा भी गया है इसमें। ये सारी चीजें हैं अपभ्रंश शैली की। देखिए पेड़ इस तरीके से बेढंगा इतना बना हुआ है कि इसको कह सकते हैं ये पान की पत्ती के आकार में बना हुआ है पेड़। तो ये चीजें हैं अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली का परिमार्जित रूप, अपभ्रंश शैली का सुधार करके राजस्थानी बना शैली बनी हुई है। राजस्थानी शैली में अपभ्रंश शैली का प्रभाव रहा, साथ ही साथ इसमें मुगल शैली का भी प्रभाव रहा है, साथ ही साथ इसमें मुगल शैली का प्रभाव रहा। अब मुगल शैली का प्रभाव क्यों रहा? क्योंकि राजपूतों और मुगलों में राजनैतिक और वैवाहिक संबंध बने हुए थे। अब देखिए आप खुद यहाँ से समझिए, अकबर की जो पत्नी थी जोधाबाई, वो राजपूत कछवाहा मान सिंह घर की। तो वहां से देखिए वैवाहिक संबंध बनते रहे हैं, राजनीतिक संबंध बनते रहे हैं, राजपूतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अब इसका चरम काल हमने बताया 17वीं से 18वीं शताब्दी तक इसका चरम काल मान सकते हैं, यही इसका स्वर्ण काल रहा। आगे चल के अंग्रेज जब आए तो यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो राजा और महाराजा के संरक्षण में ही कोई कला आगे बढ़ती है। जब राजा महाराजा का संरक्षण समाप्त हो गया, राजा महाराजा का संरक्षण समाप्त हो गया, तो जो वहाँ के दरबारी कवि थे, दरबारी चित्रकार थे, वो सारे बिखर गए और किसी तरीके से आगे ये चलती रही। अब देखिए राजस्थानी चित्र शैली को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, इसके भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर। इसको हम लोग 4 मतलब स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कह सकते हैं, 4 स्कूल्स ऑफ पेंटिंग कह सकते हैं। और इनमें इन सभी शैलियों में, इन सभी स्कूल्स में एक से अधिक उपशैलियां हैं। जैसे कि मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे चावंड मतलब उदयपुर शैली, नाथद्वार शैली, देवगढ़ इत्यादि शैलियाँ हैं। हम आपको यहाँ पे मानचित्र दिखा रहे हैं, ये देखिए मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली आप एरिया मोटी मोटा इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे मेवाड़ शैली में उदयपुर रहा, नाथद्वार रहा और देवगढ़ रहा मेवाड़ शैली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उदयपुर, नाथद्वार और देवगढ़। इसी तरीके से जो दूसरी शैली है इसके उत्तर की दिशा में जोधपुर मारवाड़ शैली है। मारवाड़ शैली, इसमें जो उप शैलियाँ हैं जोधपुर, बीकानेर,
किशनगढ़, अजमेर, नागौर और जैसलमेर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका मारवाड़ शैली है। मारवाड़ शैली में आप देख रहे हैं बीकानेर, जोधपुर, नागौर, किशनगढ़, अजमेर इत्यादि शैलियाँ इसमें आती हैं। अब देखिए इसके बाद तीसरा है हड़ौती शैली। हड़ौती में 3 शैलियाँ आती हैं, कोटा, बूंदी और झालावाड़। यहाँ पे 3 शैलियाँ आप देख सकते हैं हड़ौती शैली में, कोटा, बूंदी और झालावाड़ 3 शैलियाँ आती हैं। ये सबसे पश्चिम की दिशा, सबसे दक्षिण की दिशा में है हड़ौती शैली। हड़ौती शैली आप देख रहे हैं सबसे दक्षिण की दिशा राजस्थान में। इसी के साथ आखिरी है ढूंढाड़ शैली। इसका जो एरिया है वो आमेर, जयपुर, अलवर, उड़ियार और शेखावती। आप सब यहाँ पे देख चुके हैं कि ये 4 शैलियाँ हैं और चारों शैलियों को आपके सामने दिखाया गया। उम्मीद बा कि आप लोग के समझ में आई हुई। पहला शैली मेवाड़। मेवाड़ में देवगढ़, नाथद्वार, उदयपुर शैली। अब दूसरी शैली बीकानेर, नागौर, जोधपुर, देवगढ़ नहीं है, देवगढ़ तो मेवाड़ में है, किशनगढ़ और अजमेर, ये 4 शैलियाँ इसमें आती हैं। ये आपको शायद ये गोला दिख रहा होगा, सर्किल हमने बनाया है, ये हमने हाथ से इस मैप को बनाया है और ये राजस्थान का मानचित्र है कुल मिलाकर के। ये राजस्थान के मानचित्र के बाद ये आपकी यहाँ पे प्रमुख शैलियाँ और उप शैलियों को प्रदर्शित किया गया है। तो तीसरी शैली और चौथी शैली। आगे हम लोग देखते हैं मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली का जो लोकेशन है वो आप कह सकते हैं दक्षिण और पश्चिम में है राजस्थान में। जो प्रमुख है सबसे पहला है वो है उदयपुर शैली। उदयपुर शैली के बारे में बात करें तो उदयपुर शैली में कुछ प्रमुख चीज जैसे ढोला मारू। ढोला मारू एक प्रेम कथा है। इस प्रेम कथा के बारे में वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें मतलब कि कई कहानियाँ वहाँ भी प्रचलित हैं। ढोला मारू की कहानी में एक राजा का लड़का रहता है, एक राजकुमारी रहती है। बचपन में ही इन दोनों का विवाह हो जाता है और इन दोनों के विवाह के बाद मतलब भूल जाते हैं, राजा राजकुमार भूल जाता है कि मतलब कि हमारी कहीं शादी भी हुई थी। फिर बाद में उसका विवाह हो जाता है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान में एक प्रेम कथा है ढोला मारू। ठीक है? ये जो कथा है ये राजकुमार साल कुमार, राजकुमार का नाम है साल कुमार और राजकुमारी का नाम है मारूवड़ी। साल कुमार और मारूवड़ी की प्रेम कथा है। इस कथा में क्या है, क्या बताया गया है कि सबसे पहले तो मतलब एक बार की बात है कि जो वर्तमान में बीकानेर का एरिया है वहाँ पे एक क्षेत्र रहा करता था पुंगल। पुंगल नाम का एक क्षेत्र रहता था, वहाँ पे अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो राज्य के लोग और राजा सहित सभी लोग मजबूरी में अन्य जगहों पे जाने लगे। तो राजा साहब जो थे वो अपने मित्र मित्र के यहाँ मतलब नरवड़ के राजा के यहाँ चले गए। तो राजा जो नरवल के राजा थे, राजा नल उनका नाम था, राजा नल के यहाँ वो चले गए। पुंगल के राजा नल के यहाँ जब चले गए तो राजा नल के का एक लड़का हुआ था जिसका नाम था साल कुमार, जो इस कहानी का नायक है। तो राजा नल का पुत्र साल कुमार और क्या नाम पुंगल के जो राजा थे उनकी पुत्री साल कुमार की उम्र थी 3 वर्ष और पुंगल की पुत्री मारूवड़ी की उम्र थी 1.5 साल। दोनों में विवाह हो गया। बाल विवाह पहले चलता था। अब बाल विवाह हुआ तो उनका गौना नहीं हुआ था। जब गौना नहीं हुआ तो बाद में होगा, चलिए भाई बाद में गौना हो जाएगा। जब राजा बड़े हुए, राजकुमार बड़े हुए साल कुमार, तो वो अपने विवाह की कहानियां भूल गए कि हमारा विवाह भी कभी हुआ था। और बाद में फिर उनका दूसरा विवाह हो गया और दूसरी पत्नी राजकुमार के पहले विवाह के बारे में सब जानती थी। दूसरी पत्नी आई, पहली पत्नी तो बाल विवाह हुआ था, दूसरी पत्नी आई तो उसको सब पता था सारी चीजें और उसको ये भी पता था
कि जो राजकुमारी मारूवड़ी है बहुत सुंदर है, और उसको ये डर लगा रहता था कि अगर राजकुमार अपनी पहली पत्नी को ले आएंगे तो हमें भुला देंगे। भाई जनबे कर रहे थे कि सौतन के दर्द, सौतन के दर्द कोई केहू मेहरारू इन्हें सोची कि हमार केहू सौतन हुई, सोचा थी कि हमरे पति पे पूरा अधिकार हमरे होके। तो उनका मेहरारू दूसर की सोचे कि भैया अब हम का करी कि इनके अपने प्रेम में फंसाए रखी, जैसे कि राजा साहब जो राजकुमार हटे ए पहली पत्नी के अपने भूल ले जाए। लेकिन पुंगल के जो राजा रहे वो अपने दामाद के बार बार याद कराए बिना संदेश भेजे। लेकिन राजकुमार की जो दूसर पत्नी रही वो हर बार संदेश वाहक के हत्या करवा देते रहे, जेकरे कारण अब है कि पुंगल के कोई भी संदेश वाहक साल कुमार तक पहुंच नहीं पाए। जब नहीं पहुंच पाए तब का करे कि अब इधर राजकुमारी जो मारूवड़ी रही बड़ी विरह में रहे, बड़ी विरह में रहे तो उनका पिता सोचन ऐसा है कि अब हम कुछ चालाकी से संदेश भिजवाई। तो क्या करें, एक ढोली, ढोली एक रहा ओके माध्यम से संदेश भिजवाएं। ढोली जब नरवर पहुंचा तो वो क्या किया कि गीत गाया, विरह की गीत गाया। विरह की गीत गाते हुए साल कुमार को पूरी कहानी बताया। भैया तहार एक मेहरारू पहले है जो 3 साल में तू बियाह करे रहा ओका भूल भाल रहे जल यही का वो विरह में है था मेरा, तू यहाँ खुश बाटा दूसर मेहरारू पाई के। अब का कि अब राजकुमार के सारी बात याद आएगी कि हाँ यार हम 3 साल के रहे जब हमारे बियाह हो रहा, पुंगल के राजा आए रहना मेरे यहाँ, ये बियाह हो गया हमारा। तो कहा कि चलो ठीक है याद आई। अब राजकुमार पहुंचे अपने ससुरारी, पुंगल अपने वाइफ के लिए राजकुमारी के लिए गहन हुआ अपन उनका मेहरारू खुश भाई मारू बड़ी खुश भाई। अब लियाई के आवे लगे तो रास्ता में का हुआ कि कहानी हटे कि रास्ते में एक सांप मिला और सांप राजकुमारी के डंस भी मार ले काट उठ ले, लेकिन शंकर पार्वती कृपा से बच गया। में एक हीरोइन हटे, हीरोइन मारूवड़ी, और एक विलन और हटे, विलन के नाम बाटे उमर सुरमा, उमर सुमरा, उमर सुमरा है तो विलन हटे। तो वो राजकुमारी से प्रेम करता रहा, तो राजकुमारी के हासिल करे के चक्कर में पड़ा रहा। तो राजकुमारी जब हासिल करे के चक्कर में पड़ा रहा तो रास्ते में राजकुमार के रोके, साल कुमार के, राजकुमार जो साल कुमार रहे उनके रोके और कहे कि आओ अमल मनुहार के लिए जाए। अमल मनुहार मतलब जैसे देखो अमल लगी है शराब पिए की, गांजा पिए की, दारू पिए की, बीड़ी पिए की, चाय पिए की। अमल मतलब नशा, नशा के लिए जाए। नशा मनुहार मतलब ओकर आनंद लिया जाए। पहले कहा होता रहा कि अमल मनुहार मतलब अफीम के सेवन किया जाता रहा, और जो उच्च कोटि के रहन सभ्य लोग रहन अगर केहू अमल मनुहार के ऑफर कह दे तो ओका सेवन जरूर करते रहन, अगर न करें तो असभ्यता में आवत रहा। अब साल कुमार कहन कि अच्छा यार अमल मनुहार के ऑफर दे दे बटे, हम का करी, चला फिर अमल मनुहार लिया जाए। लेकिन जो ढोली रहा, ढोली भी साथे के रहा, ढोली साथे गवा रहा, वो समझ गया कि यार ये आदमी जोन बटे, जोन आदमी बटे एकर इरादा ठीक नहीं हुआ, उमर सुरमा के, उमर सुरमा की इरादा ठीक नहीं हुआ। तो राजकुमारी के इशारा करे तो ऊँट से वो लोग आवत रहे। एक चित्र आपके देखा हो, ये चित्र है, इस चित्र में आप देखिए यहाँ पे अ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों विश्राम कर रहे हैं और यहाँ पे फिर लेके भाग रहा है राजा साल कुमार। तो जब ढोली ने इशारा किया कि यार का नंबर की तू एक लेके भागा, ये उम्र के मतलब कि विचार ठीक नहीं बा, तू गलत करी। तो वहाँ से लेके भागे ना अपन, फिर पीछे पीछे वो घोड़ा लेके उमर भागा, अंत में फिर अपन आन और कहानी खत्म। बड़ी रोचक कहानी बनी। तो ये कहानी है ढोला मारू की। ये कहाँ होत रही, मेवाड़ में। मेवाड़ शैली में ढोला मारू बहुत फेमस कहानी है। और
ढोला मारू किसने लिखा है, ढोला मारू के बारे में कौन चित्र बनाया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ढोला मारू का चित्र नसीरुद्दीन ने बनाया है। ढोला मारू का चित्र नसीरुद्दीन ने बनाया है। इसके साथ ही साथ रागमाला, रागमाला क्या होता है? ढोला मारू का एक चित्र आपके सामने ये भी है, ये देखिए, ये मेन चित्र है, इसी को बनाया था नसीरुद्दीन ने। ढोला मारू के मेन लेके जा रहे थे लाल कुमार अपनी पत्नी मारूवड़ी को। ये अब देखिए, इसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे उदयपुर शैली में और क्या क्या बना था। पहली बात तो ढोला मारू बना। दूसरी बात रागमाला। रागमाला का अर्थ होता है माला, जैसे हम लोग पहनते ना, गुरियों का माला, मोतियों का माला। तो रागमाला रागों की माला, मतलब एक पद्य रहेगा, उसमें हर छंद में, हर स्टेप पे राग बदल जाएंगे। तो यही है, एक ऐसा पद्य है में कई राग सम्मिलित हो, रागों की माला हो, ये था, उसे रागमाला कहते हैं। तो रागमाला का भी चित्रण किसने किया था? नसीरुद्दीन ने भी रागमाला का चित्रण किया था। ये नसीरुद्दीन उस समय का प्रमुख चित्रकारों में से एक था। अब इसी समय 12 मासा, 12 मासा ऐसा गीत होता है इसमें साल के 12 महीने के बारे में बतावा जाता है, चाहे वो विरह के माध्यम से, संयोग या वियोग रस, मतलब श्रृंगार रस में होता है। तो इसमें 12 महीने की बात बताई जाएगी कि मतलब ठंडी में बड़ा याद आवत रहा, मतलब कि अगर पति बाहर बाटे तो फिर पति की बड़ी याद आवत रही, तो तमाम यही तरीके से गर्मी में जेठ पुरवैया में पुरवैया बहत रही, तो तमाम इसी तरीके से 12 महीने के बारे में वो बताया जाएगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच एक संवाद है, या किसी तरीके से 12 महीने के बारे में उसमें बताया जाएगा। मेन बात ये है। अब देखिए, जगत सिंह प्रथम ने चित्रों की ओवरी का निर्माण कराया, इसे तस्वीरों के कारखाना भी कहा जाता है। अब जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। हालांकि ये कहीं नहीं पूछा है कि मेवाड़ कला का स्वर्ण काल कहाँ है, लेकिन फिर भी याद रखे रहिएगा, मेवाड़ कला का स्वर्ण काल, जगत सिंह प्रथम का काल। महत्वपूर्ण प्रश्न। साहिबुद्दीन नामक चित्रकार ने महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए। दो चित्रकार आपको मिले, एक नसीरुद्दीन, दूसरा साहिबुद्दीन आपको प्रमुख चित्रकार में मिला है। आगे देखिए, इसने क्या किया था? महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र भी बनाए थे। संग्राम सिंह द्वितीय के समय में कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजे के लतीफे पर भी चित्र बने हैं। मुल्ला दो प्याजा, वो जो आप लोग कहानी सुने। अब देखिए, इसमें कुछ प्रमुख चित्रकार हैं, जैसा कि हमने बताया, नसीरुद्दीन है, साहिबुद्दीन है, मनोहर है, कृपाराम है, गंगाराम है, जगन्नाथ और नरुद्दीन है, इत्यादि और कई चित्रकार हैं। तो इनमें प्रमुख हैं, परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि नसीरुद्दीन या साहिबुद्दीन। साहिबुद्दीन और मनोहर ये ज्यादा पूछे गए हैं। नसीरुद्दीन ने भी आपने देखा कि रागमाला और ढोला मारू की कहानी का चित्रण इन्होंने किया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो तीन महत्वपूर्ण है, साहिबुद्दीन, नसीरुद्दीन और मनोहर। उसके बाद जो भी है वो ठीक। अब देखिए, इसकी प्रमुख विशेषताओं में हम लोग देखें, प्रमुख विशेषताएं आप देखिए तो यहाँ पे पीला और लाल रंग का ज्यादातर उपयोग किया गया है। ढोला मारू के चित्र से आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, यहाँ पे पीला और लाल रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। इसमें शिकार के दृश्यों में आयामी प्रभाव भी दिखाई देता है। यहाँ पे ज्यादातर कदम्ब के वृक्ष बनाए जाते हैं। तो ये प्रमुख विशेषता में यही चीज ज्यादा पूछा जाएगा कि लाल, मतलब कि मेवाड़ शैली में प्रमुख किन रंगों का प्रयोग किया जाता था, तो लाल और पीले रंग का उपयोग ज्यादा किया जाता था। दूसरी बात ये पूछ लेगा कि यहाँ पे ये पूछ लेगा कि शिकार के त्रिआयामी प्रभाव चित्र कहाँ पे बने हैं, का जवाब आपका मेवाड़ शैली हो जाएगा। आगे चलिए, अगला है ये नाथ द्वार शैली है, यहाँ पे लिख दे रहा, नाथ द्वार। नाथ द्वार शैली में यहाँ पे आप लोग एक
देख रहे हैं नाथ द्वार का है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का है। नाथ द्वार शैली में भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप एक दूसरा चित्र देख रहे हैं, ये है पिछवाई चित्र। पिछवाई चित्रण क्या होता है कि ये जो नाथ द्वार है इनके पीछे एक पर्दे पे चित्रण किया जाता है। इस चित्रण में खास बात यह है कि इसमें आप देखेंगे केले का पुष्प, केले का पेड़ जरूर बना रहेगा ज्यादातर जगहों पे। और ये जो पिछवाई चित्रण है, पिछवाई चित्रण दीवार पे भी किया जाता है, कपड़े पे भी किया जाता है। अब देखिए नाथ द्वार शैली ये मेवाड़ शैली में आता है। अब देखिए इस चित्र शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, और आप समझ सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का इसमें चित्रण किया गया है तो वल्लभ संप्रदाय का है, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित चीजें हैं। तो यहाँ पे श्रीनाथ द्वार को यहाँ पे कृष्ण का प्रतीक माना गया है, जैसा कि आपने देखा है। मैं बताया कि नाथ द्वार मतलब भगवान श्री कृष्ण का चित्रण किया गया है यहाँ पे। अब इसी तरीके से इसी कारण इसमें यहाँ पे श्री कृष्ण के लीलाओं का चित्रण किया जाता है, करने की यहाँ पे प्रथा है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे दीवारों पर या कपड़े के पर्दे पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, पिछवाई कहा जाता है। पिछवाई चित्रण में केले के वृक्ष अधिक बनाए जाते हैं। वर्तमान में इस शैली से संबंधित हैं संघ के चित्र व्यावसायिक दृष्टि से कपड़े व कागज पे इसमें चित्र, अब व्यावसायिक मतलब कि व्यावसायिक रूप से इसमें कपड़े पे भी कागज पे भी चित्र बनने लगे हैं। तो ये आपने देखा नाथ द्वार शैली। तो हमने देखा नाथ द्वार शैली और दूसरा आपने देखा उदयपुर शैली। नाथ द्वार और उदयपुर शैली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो बना हुआ है उदयपुर और नाथ द्वार, तो यहाँ पे है मेवाड़ शैली के अंतर्गत। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली के चित्र आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने दो चित्र देवगढ़ शैली के। अब देखिए देवगढ़ शैली मूल रूप से 1660 ईस्वी में द्वारकादास चूड़ावत के समय में चित्रकला की जाती थी। यहाँ पे श्रीधर अंधारे ने इस चित्रकला में वो अपनी पहचान दी थी, श्रीधर अंधारे ने। और चावंड की चित्रकला से मतलब कि उदयपुर की चित्रकला से ये पृथक चित्रकारी इसमें किया गया। इस शैली में शिकार, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार के दृश्य विशेष रूप से उल्लेखित है। इस शैली को मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ की सम्मिलित शैली के रूप में जाना जाता है। मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ शैली। देखिए तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे शायद आपको चीजें क्लियर ना दिख रही, यहाँ पे तरीके से हमने बनाया है। ये मेवाड़ और मारवाड़ और ढूंढाड़ में आता है, तो ये तीनों का एक तरीके से इसमें प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पे इन तीनों का प्रभाव दिखाई देता है, सम्मिलित रूप है। इस शैली के में इस शैली के भित्ति चित्र आजरा की ओबरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। इस शैली में हरे व पीले रंग का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हरे व पीले रंग का प्रयोग इसमें किया गया है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 शैलियाँ हो गई। अब देखिए तीसरा देवगढ़ शैली। हाँ, देवगढ़ शैली तक हो गया है, 3 शैलियाँ हो गई हैं और ये पहली शैली मेवाड़ शैली समाप्त हो गई। आगे हम लोग मारवाड़ शैली के बारे में। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम हमारा प्रयास रहेगा कि वीडियो को आगे भी बढ़ाया जाए, एक अलग पार्ट में किया जाए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मज़ा कम आता है, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि वीडियो थोड़े छोटे छोटे रहें और पढ़ने में पूरा भरपूर आनंद आए। तो कल हम लोग मारवाड़ शैली चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद होगा आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, और इसमें हमने काफ़ी मेहनत भी किया है।
तो आप हमारी मेहनत को, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या करिए, चैनल को अभी तक मान लीजिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसे हमारे सभी मित्र जो वीडियो देख रहे हैं वो बेशरम नहीं है कि चैनल, इतना कहने के बाद चैनल ना सब्सक्राइब, तो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। मान लीजिए किसी ने गलती से ना किया हो, ध्यान न दिया, तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसके लिए आप क्या करें, कमेंट कर दीजिए। तो आपको जो सुझाव देना हो, अच्छा लगा तो वो भी, जो सुझाव देना हो तो वो भी कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आया इसके लिए आप लाइक कर दीजिए, तो हमको पता चल जाएगा कि लाइक हुआ, वीडियो पसंद आ रहा है आपको, तो हम और अच्छे से इसको प्रेजेंट प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपन सब ख्याल रखा जा। धन्यवाद।